नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अधिगम से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हाल ही में जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, वो टॉपिक वाइज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चिंतन के आपको 65 प्रश्न उपलब्ध कराए। उसके बाद में स्मृति एवं विस्मृति के आपको 60 प्रश्न उपलब्ध कराए, यानी 2 टॉपिक हम अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है अधिगम। इससे संबंधित आपको लगभग 200 प्रश्न मिलेंगे। ये आपको पार्ट में मिलेगा, नहीं पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट में 50 प्रश्न मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपका, जिन प्रश्नों को समझाने लायक होगा उन प्रश्नों को समझाया भी जाएगा। प्रश्न आपका पहला है, किसके अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया है कि जो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का जो अर्जन है करने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम है। स्किनर द्वारा कहा गया, वुडवर्थ, गिलफोर्ड या फिर क्रो एंड क्रो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम है। देखिए, अधिगम से संबंधित स्किनर ने भी परिभाषा दी है, गिलफोर्ड ने भी दी है, क्रो एंड क्रो ने भी दी है। आगे आपको इन परिभाषाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट गेने का अधिगम के कितने सोपान बताए। यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं, इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा गया है। 4, 6, 8 या फिर 10 इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, कितने प्रकार के सोपान बताए हैं, 8 प्रकार के सोपान बताए हैं रॉबर्ट गेने ने अधिगम के। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से 8 सोपान हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने सोपान बताए, अभी मैंने आपको बताया 8 सोपान बताएं। कौन कौन से? पहला है संकेत अधिगम, इसे सांकेतिक अधिगम या फिर सांकेतिक सीखना भी कहा जाता है। देखिए, एक प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि जो रॉबर्ट गेने का जो अधिगम है, 8 जो सोपान इन्होंने बताए हैं, उसमें निम्नतम स्तर कौन सा है या फिर सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। तो सबसे निम्नतम स्तर पूछे तो संकेत अधिगम या फिर सांकेतिक अधिगम होगा। याद रखिएगा, ये निम्नतम स्तर है। यदि सबसे उच्चतम स्तर के बारे में पूछे तो वो कौन सा होगा, समस्या समाधान अधिगम होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सबसे निचला स्तर या फिर सबसे निम्नतम स्तर पूछे तो वो संकेत या फिर सांकेतिक अधिगम है, और सबसे उच्चतम जो स्तर होगा वो समस्या समाधान अधिगम होगा। ये क्रम वाइज रखे गए हैं, इसको इसी प्रकार से आपको याद करना है। तो पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम या फिर समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार के सोपान किसके द्वारा बताए गए हैं, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के बताए गए हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हम ले लेते हैं संकेत अधिगम या फिर सांकेतिक सीखना। जो संकेत अधिगम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है कि रॉबर्ट गेने के जो सांकेतिक अधिगम में जो सोपान है, सबसे निचला स्तर है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा, ये पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। बात करें श्रृंखला अधिगम की, इसे सरल श्रृंखला का सीखना भी कहा जाता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। एक और पूछा जाता है प्रत्यय अधिगम के बारे में। प्रत्यय अधिगम, इसे संप्रत्यय अधिगम भी कहा जाता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये कोहलर के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 8 सोपान आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि शाब्दिक साहचर्य अधिगम किसके द्वारा दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया। सबसे निचला स्तर संकेत अधिगम है और सबसे उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, जितने भी अधिगम से संबंधित सिद्धांत हैं उन सभी को लिया गया है। यहाँ पर थॉर्नडाइक के अधिगम के से सम्मिलित कौन सा नहीं है, कौन सा कारक नहीं है, पूछा गया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, गुणवत्ता का नियम या फिर प्रभाव का नियम। देखिए, थॉर्नडाइक ने 2 प्रमुख नियम बताए, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ कि थॉर्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित कौन सा कारक नहीं है या फिर कौन सा नियम नहीं है, तो वह है गुणवत्ता
गुणवत्ता का नियम। यहाँ पर गुणवत्ता का नियम या फिर जो गुणवत्ता कारक है ये थॉर्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्होंने थॉर्नडाइक ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया है, जिसे इन्होंने इस सिद्धांत पर किस पर अपना प्रयोग किया है पूछा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया है, तो भूखी बिल्ली पर किया है। कौन सी बिल्ली पर किया है, तो भूखी बिल्ली पर किया है। और अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने सीखने के प्रमुख कितने नियम बताए हैं या फिर कितने नियमों का उल्लेख किया है, ये इंपोर्टेंट है। तो 2 नियमों का उल्लेख किया है। कौन कौन सा? पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। विशेष क्या है? मुख्य नियम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 नियम आते हैं। और गौण नियम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत 5 नियम आते हैं। यहाँ पर मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य नियम के अंतर्गत कौन सा नियम नहीं आता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा गया, या फिर गौण नियम के अंतर्गत कौन से नियम आते हैं या फिर कौन से नियम नहीं आते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मुख्य नियम में कौन से नियम आते हैं और गौण नियम में कौन से नियम आते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, जो तीनों नियम हैं ये मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। बात करें गौण नियम की, तो गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहस्त्र परिवर्तन का नियम और मानसिक स्थिति का नियम, ये जो 5 नियम हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इन सभी का विशेष रूप से ध्यान देना है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, किस पर अपना प्रयोग किया है, कितने इन्होंने सीखने के जो अधिगम के सिद्धांत है इसके अंतर्गत सीखने के कितने नियम बताए हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनके नियमों के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं यदि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करके सीखने का जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया है, डीवी के, स्किनर के, मेस्लो के या फिर लेविन के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। करके सीखने का जो विचार दिया है ये जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। इंपोर्टेंट है, आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, 2, 4, 5 या फिर 6। इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो आशुबेल है इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। अब कौन कौन से 4 प्रकार, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना या फिर अर्थपूर्ण सीखना। ये आशुबेल ने जो 4 प्रकार बताए उस प्रकार के हैं, या फिर अभिग्रहण, अधिगम भी आप कह सकते हैं, अधिगम को ही सीखना कहते हैं। ये तो आपको सभी को पता होगा। ये 4 प्रकार के जो अधिगम बताए हैं ये आशुबेल के द्वारा बताए गए हैं। छठा प्रश्न है, कथन है, इंपोर्टेंट कथन है। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, हर कथन को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है, किसका है? स्किनर का है, गिलफोर्ड का है, पियाजे का है या फिर बर्ने का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये जिन पियाजे के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत अधिगम में आता है। तो ये जो सिद्धांत हैं इसके प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ है, गिलफोर्ड है, थॉर्नडाइक है या फिर मन है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर संबंधवाद के सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। आपका सही आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। याद रखिएगा संबंधवाद का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, व्यक्ति जब दूसरे को कुछ कार्य करते देख वह कार्य करना सीखता है तो कहलाता है। क्या कहलाता है? एक व्यक्ति है जो दूसरे के कार्य को देखकर सीखता है तो उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना या फिर अवलोकन द्वारा सीखना। इंपोर्टेंट है, सरल है, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अवलोकन द्वारा सीखना। याद रखिएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे का जो कार्य है वो देखता है और उसको सीखता है तो वो क्या कहलाता है? उसका अवलोकन करता है, यानी कि अवलोकन द्वारा वो सीखता है। तो 4th वाला विकल्प आपका सही रहेगा। अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर या फिर उपरोक्त सभी पर। अधिगम जो आधारित होता है वो अभ्यास पर भी होता है, प्रशिक्षण पर भी होता है और अनुभव पर भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से अधिगम की विशेषता, यहाँ पर देखिए अधिगम की आपको विशेषता बतानी कौन सी है।
अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक है, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर अधिगम की विशेषता पूछी गई है, तो अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन भी है, बिल्कुल सही है। अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। और अधिगम सार्वभौमिक है, ये भी सही, यानी कि तीनों ही अधिगम की विशेषता है। तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर ये सभी होगा। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपरोक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई, यहाँ पर दी गई परिभाषा आपको बताना है किसके द्वारा दी गई है अधिगम की। गिलफोर्ड, गेट्स, किंग्सले एवं गेरी, या फिर बंडूरा। यहाँ पर दी गई परिभाषा किसकी है, तो याद रखिएगा ये गिलफोर्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला हमारा प्रश्न है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। वॉटसन है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, या फिर स्किनर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ सिद्धांत एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर आपका होगा पावलोव। याद रखिएगा क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, पावलोव होंगे। चलिए इनके बारे में हम जानकारी दे देते हैं कि जो पावलोव है कहाँ के वैज्ञानिक है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो ये रूस के रहने वाले, कहाँ के हैं, रूस के मनोवैज्ञानिक है। इनको देखिए नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा कौन सी मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है 1904 में। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो वो है पावलोव। पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जो मैंने आपको सिद्धांत बताया है इसी सिद्धांत पर आधारित इनको ये पुरस्कार मिला था। कब प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का, तो 1904 में किया था। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो अपना जो प्रयोग किया था इन्होंने कुत्ते पर किया था। किस पर किया था, कुत्ते पर। जो इनका सिद्धांत है पावलोव का उसको और किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, CR थ्योरी का सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर इन नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। यहाँ पर मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर आपसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछे तो आप बता सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर CR थ्योरी सिद्धांत, या फिर सहज अनुबंधन सिद्धांत, यदि इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं ये पावलोव के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। क्लासिकल जो अनुबंधन सिद्धांत हैं उसके उपनाम है, या फिर ये जो नाम है इन नामों से भी पावलोव का जो सिद्धांत है उसको जाना जाता है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, कब किया था, यानी कि जो सिद्धांत है कब दिया गया था, 1904 में दिया गया था। और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के वैज्ञानिक थे। पठन अभ्यास के दौरान अपने सहपाठी के द्वारा उपहास होने के बाद एक छात्र सार्वजनिक जगह बोलने डरना शुरू करती है। शास्त्रीय अनुबंधन पदों में उसका नए रूप में अर्जित भय इस पर होगा। किस पर होगा, अनुबंधित प्रतिक्रिया पर होगा, अनुबंधित उद्दीपन पर होगा, प्रतिबंधित प्रतिक्रिया पर होगा, या फिर प्रतिबंधित उद्दीपन पर होगा। तो यहाँ पर 13वें का सही आंसर होगा अनुबंधित प्रतिक्रिया पर होगा। याद रखिएगा शास्त्रीय अनुबंधन पदों में उसका जो नए रूप से अर्जित भय होगा वो अनुबंधित प्रतिक्रिया पर होगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और ये एक परिभाषा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। किसके अनुसार या फिर किसके द्वारा कहा गया है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही सीखना है। तो स्किनर द्वारा, वुडवर्थ, गिलफोर्ड, या फिर क्रो एंड क्रो। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स्किनर। यहाँ पर याद रखिएगा दिया गया कथन किसका होगा, स्किनर का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी है पूछा गया है। खेलना है, चिंतन है, दौड़ना है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रक्रिया पूछी गई है, तो आपका चिंतन बिल्कुल सही आंसर होगा। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं और गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। तो यहाँ पर गौण नियम के अंतर्गत पूछा गया है, 5 नियमों में से पूछा गया है। तो कौन सा नियम है जो गौण नियम के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यदि आपको मुख्य नियम के बारे में पता होगा तो आप यहाँ पर आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि प्रभाव का जो नियम है ये किसके अंतर्गत आता है, मुख्य नियम के अंतर्गत आता है, ना कि गौण नियम के अंतर्गत। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर दूसरा वाला होगा।
अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वॉटसन है, पावलाव है, थॉर्नडाइक है या फिर स्किनर है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, सही आंसर होगा स्किनर। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? स्किनर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि पूछा जाए कि स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है पूछा जाता है वैसे, तो याद रखिएगा ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कब किया था प्रतिपादन इन्होंने? तो ये 1938 में किया था, याद रखिएगा। और इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। कब किया था? 1938 में किया था। और इनका जो सिद्धांत है उसको और किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, आर्य सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और नैमित्तिकी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। कहाँ के वैज्ञानिक है? अमेरिका के वैज्ञानिक है। कब किया गया था? 1938 में। किस पर अपना प्रयोग किया था? तो चूहे पर अपना इन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है? संवेदना है, व्यक्तित्व है, संप्रत्यय है या फिर सूझ है? तो यहाँ पर देखिए, समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है गेस्टाल्टवाद के अनुसार? तो सबसे जो जरूरी है वो क्या है? सूझ है। क्या है? सूझ है। फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य, यहाँ पर देखिए अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य आपसे पूछा गया है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका 19 का होगा कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया? यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का जो वर्णन है ये अपने सिद्धांतों में किसके द्वारा किया गया? हल, बंडोरा, टोलमैन या फिर गुथरी? राइट आंसर आपका 20 का होगा टोलमैन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का जो वर्णन है वो अपने सिद्धांतों में टोलमैन के द्वारा किया गया। टंकन कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास आप नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये पावलाव के द्वारा दिया गया है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बंडोरा का अवलोकन अधिगम सिद्धांत या फिर थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। कौन से सिद्धांत के अनुसार कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार यदि आप कंप्यूटर पर निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं। ये किस सिद्धांत के अनुसार है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, तो ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। 22 नंबर लिखकर आपको थॉर्नडाइक लिखकर उसके आगे आपको सिद्धांत इन्होंने कौन सा दिया है ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आपका फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रबलन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर, मन, हल या फिर गुथरी? प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये जो 23 का आपका सही आंसर होगा वो हल होगा। याद रखिएगा, प्रबलन का जो सिद्धांत है ये हल के द्वारा प्रतिपादित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है हल? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। कब किया था प्रतिपादन? तो ये 1915 में किया था। कब किया था? 1915 में। इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस सिद्धांत को परिकल्पित निगमन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, आवश्यक अवकलन सिद्धांत के नाम से, जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यदि आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं कि यह हल के द्वारा दिया गया है। सबलीकरण का सिद्धांत पूछा जाता है, चालक न्यूनता का सिद्धांत पूछा जाता है, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत पूछा जाता है और परिष्कृत सिद्धांत। इन सभी नामों से जाना जाता है हल का प्रबलन का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है कि सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रबलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो 23वें प्रश्न में आपको बताया था कि जो प्रबलन का सिद्धांत है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसमें से मैंने गणितीय सिद्धांत नहीं वहाँ पर बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न मुझे लेना था। तो याद रखिएगा प्रबलन का सिद्धांत ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो प्रबलन का सिद्धांत है इसे ही गणितीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्रिया प्रसूत और प्रयास व भूल के बारे में आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। एक यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि किसके अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, स्किनर, वुडवर्थ, गिलफोर्ड या फिर क्रो एंड क्रो। राइट आंसर आपका 25 का होगा गिलफोर्ड। याद रखिएगा इंपोर्टेंट परिभाषा है, गिलफोर्ड के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, शिक्षण का सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत है, या फिर अधिगम का सिद्धांत है। अनुबंधित प्रतिक्रिया ये कौन सा सिद्धांत है, तो याद रखिएगा 26 का आपका राइट आंसर होगा अधिगम का सिद्धांत। अनुबंधित प्रतिक्रिया ये अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत होगा। अगला प्रश्न है छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पर करती है, सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर। राइट आंसर आपका 27 का होगा व्यक्तिगत भिन्नता पर। छात्रों में जो सीखने की योग्यता निर्भर करती है ये व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। अधिगम में बाधक कौन सा कारक होता है इसके बारे में आपको बताना है। अभिप्रेरणा, रुचि, अधिगमित निसहायता या फिर बुद्धि। यदि आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आप यहाँ पर पहचान पाएंगे। अधिगमित निसहायता यह जो कारक है ये अधिगम में बाधक होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यहाँ उदाहरण है, यहाँ उदाहरण किसका है, प्राचीन अनुबंधन का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का है, प्रयास एवं त्रुटि का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो बच्चा है वो डर जाता है डॉक्टर से। क्यों डरता है, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देगा, तो इस वजह से वो बच्चा डर जाता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत से ये संबंधित, तो याद रखिएगा ये प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण है या फिर प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत से ये उदाहरण संबंधित है। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना क्या कहलाता है, विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन या फिर अनुबंधन। तो ये आपका कहलाता है विलोपन। एक अधिगम प्रतिक्रिया का जो क्रमिक लुप्त होना ये विलोपन कहलाता है। अगला प्रश्न है समीपता अनुबंधन, इसे स्थानापन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वॉटसन, वुडवर्थ, हल या फिर गुथरी। तो याद रखिएगा 31 का आपका सही आंसर होगा गुथरी। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आपसे समीपता अनुबंधन या फिर स्थानापन्नता का सिद्धांत यानी कि इन दोनों के नाम से यदि पूछा जाएगा ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये गुथरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न इसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। किसके द्वारा कहा गया है, ये परिभाषा है, किसके द्वारा कहना है या फिर उनका मानना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। स्किनर, वुडवर्थ, गिलफोर्ड या फिर क्रो एंड क्रो। राइट आंसर आपका होगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। अगला प्रश्न है कि अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है, यूसीए से, सीए से, सीआरए या फिर यूसीआरए। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो क्लासिकी अनुबंधन में जो भोजन के प्रति लार की जो अनुक्रिया है वो क्या है, यूसीआरए। क्या है, यूसीआर। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये पावलोव के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, पावलोव के द्वारा दिया गया सिद्धांत है क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है किसी विशेष भाग के आधार पर, समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर या फिर आवश्यकता के अनुरूप। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जो व्यक्ति है ये किसी वस्तु को किस प्रकार देखता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा समग्रता के आधार पर। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को समग्रता के आधार पर देखता है।
अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अनुभवजन्य सिद्धांत रोजर्स, ब्रूनर, गुथरी या फिर वाटसन। राइट आंसर आपका 35 का होगा रोजर्स। याद रखिएगा जो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत हैं ये रोजर्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है, या फिर अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। तो याद रखिएगा अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो जो अंतर्दृष्टि है वो धीरे धीरे पैदा होती है, यह कथन सत्य नहीं है अंतर्दृष्टि के संबंध में। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? प्राचीन अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, आभासी अनुबंधन है या फिर पश्चिगामी अनुबंधन है? यहाँ पर अनुबंधन लिखा हुआ है, तो कौन सा अनुबंधन है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका 37 का होगा पश्चिगामी अनुबंधन। याद रखिएगा पश्चिगामी अनुबंधन जो है ये उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार में के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। आप समझ गए होंगे विकल्प पढ़ते ही। राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी पर। अच्छा अधिगम जो है ये शिक्षक पर भी निर्भर करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर भी निर्भर करता है, और उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर भी निर्भर करता है एक अच्छा अधिगम। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पौधे या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा या फिर लगी। यहाँ जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है? उद्दीपक सामान्यकरण का है, अनुक्रिया सामान्यकरण का है? उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यकरण का है, या फिर ना तो उद्दीपक सामान्यकरण का है और ना ही अनुक्रिया सामान्यकरण का। यहाँ पर आपको ये उदाहरण किसका है इसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा ये जो उदाहरण होगा ये उद्दीपक सामान्यकरण का उदाहरण होगा। अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा? यहाँ पर अधिगम लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? 8 सोपान बताए हैं। उसमें मैंने उच्चतम स्तर भी बताया था और जो निम्न स्तर है या फिर निम्नतम स्तर है उसके बारे में बताया था। सबसे निम्नतम स्तर कौन सा बताया था मैंने आपको? वहाँ पर सांकेतिक अधिगम या फिर संकेत अधिगम। यहाँ पर उच्चतम स्तर पूछा गया है श्रृंखला अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है या फिर अनुकूलित प्रतिवर्ती अधिगम है। तो उच्चतम स्तर पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? समस्या समाधान अधिगम। मैंने बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है और ये प्रश्न यहाँ पर आपका जो 40वें प्रश्न में आ गया है कि अधिगम लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा कि अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो वो समस्या समाधान अधिगम होगा। यहाँ पर निम्नतम स्तर पूछा जाता तो आपका सही आंसर क्या होता? सांकेतिक अधिगम या फिर सांकेतिक सीखना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सेकंड वाला होगा। संरचनात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्किनर, ब्रूनर, गिलफोर्ड या फिर वाटसन? राइट आंसर आपका यहाँ पर 41 का होगा ब्रूनर। याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है। संरचनात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो ब्रूनर होंगे। वहाँ कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, यहाँ पर वहाँ कारक बताना है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। प्रेरणा, अधिगम विधि, वर्ष का माह या फिर विषय वस्तु की प्रकृति। 4 विकल्प देखते ही आप समझ गए होंगे कि वर्ष का जो माह है ये जो कारक है ये अधिगम को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता है। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्ष वातावरण है, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य है, अध्यापक का संप्रेषण है या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री है? अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कक्ष का वातावरण। ये अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होगी। अगला प्रश्न है चिन्ह अधिगम। देखिए चिन्ह अधिगम सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बंडूरा, टोलमैन, वाटसन या फिर हल? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा टोलमैन। याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ये टोलमैन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है।
ज्ञान क्या है। यहाँ पर देखिए ज्ञान क्या है पूछा गया है। ज्ञान अनुभव के व्यक्तित्व निर्वाचन का परिणाम होता है। ज्ञान एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता है। ज्ञान व्यक्ति के विचारों व दृष्टिकोणों को संसार में प्रफुटित करना होता है, या फिर ज्ञान एक अनुभव है जो कि उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ज्ञान क्या है पूछा गया है, तो ज्ञान अनुभव के व्यक्तित्व निर्वाचन का परिणाम होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं, वरन यह कहीं अधिक है। व्यवहारगत परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित है। विद्यार्थी के लिए मार्ग निर्देशिका है, या फिर दृष्टिकोण में परिवर्तन है। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं, वरन यह कहीं अधिक है। क्या है, तो याद यहाँ पर आपको रखना है ये क्या है, तो ये व्यवहारगत परिवर्तन है। याद रखिएगा ये एक व्यवहारगत परिवर्तन है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक परिभाषा दी हुई है कि किसके अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर, वुडवर्थ, गिलफोर्ड या फिर क्रो एंड क्रो। राइट आंसर आपका होगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वही अधिगम है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बंडूरा, वुडवर्थ, वॉटसन या फिर हल। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में पूछे तो आपका बंडूरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कौन सा सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। किसके द्वारा दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। कहाँ के निवासी है, कनाडा के निवासी है। कब दिया है यह सिद्धांत, 1977 में दिया है। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है, तो बॉबी डॉल और जोकर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। किसके अनुसार कहा गया है, स्किनर, गेट्स, हल या फिर थॉमसन। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। राइट आंसर आपका होगा स्किनर। इंपोर्टेंट कथन है, याद रखिएगा ये स्किनर के द्वारा कहा गया है कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको यहाँ पर 50 प्रश्न मिलेंगे। वैसे अधिगम के यहाँ पर आपको लगभग हम 200 प्रश्न देंगे। ये पार्ट में आपको विभाजित किया गया है, तो पार्ट फर्स्ट है जिसमें 50 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होने वाले हैं। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है कुछ ना सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना या फिर गलत कौशल सीखना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सीखने में बाधा। ऋणात्मक सीखने का जो स्थानांतरण कहलाता है वो सीखने में बाधा कहलाता है, तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि ऐसा ही आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।